अच्छा ठीक है, बना दूंगी। पहले ये लेकर जाओ और अपनी बुआ को दे दो। चिंटू और रिया अपनी बुआ को कोल्ड कॉफी और सैंडविच देने के लिए जाते हैं तो अंदर 2 मिनट के लिए उन्हें एसी की हवा में एकदम ठंडी राहत मिलती है। आहा, कल से अब जाकर इतनी ठंडी हवा मिली है। चिंटू, रिया, तुम्हारे दोस्त आ गए, जल्दी से आओ। चिंटू और रिया को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर हॉलीडे होमवर्क करना था, इसलिए वो कूलर वाले रूम में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वहां तो सबके पसीने ही छूट जाते हैं। यार तूने हमको यहाँ पर क्यों बिठाया, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर। तुम्हें तो पता है मेरी बुआ घर पर आई है तो वो एसी वाले कमरे में बैठ गई है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। पहले बता देते यार, मैं सबको अपने घर बुला लेता। बिना एसी के यहाँ पर बैठा ही नहीं जा रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ, तुम लोग ही बैठकर पढ़ाई करो इतनी गर्मी में। गर्मी के चक्कर में उनके दोस्त भी वहां से चले जाते हैं। मम्मी बुआ को बोलो ना थोड़ी देर तो बाहर बैठ जाए, बुआ तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती। इतनी गर्मी में परेशान हो गए हम, गर्मी में पढ़ाई भी नहीं होती। गर्मी तो मुझे भी लग रही है बेटा, लेकिन क्या करें, कुछ टाइम के लिए मैनेज करना पड़ेगा ना। बुआ की भी तो प्रॉब्लम समझो बेटा। इधर सब लोग गर्मी में परेशान हो रहे थे और वहां बबली एसी वाले कमरे में मजे कर रही थी। अच्छा हुआ जो मम्मी के मुंह से वो बात निकल गई और मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी, वरना एक तो यहाँ पर आकर भी काम करना पड़ता, ऊपर से एसी वाला कमरा भी नहीं मिलता। सारी गर्मी यहीं पर रहूंगी, वरना अगर एक बार घर चली गई तो वहां पर गर्मी में चैन मिलने से रहा। वैसे मुझे खाना खाए बहुत देर हो गई, भाभी से कुछ ठंडा सा बनवाती हूँ। बबली एसी की ठंडी ठंडी हवा से बाहर आती है। भाभी बहुत गर्मी लग रही है, पीने को कुछ ठंडा बना दो ना। क्या, लेकिन आप तो सुबह से एसी के कमरे में बैठी हो, फिर भी आपको गर्मी लग रही है। नहीं भाभी, कमरे में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाहर आई ना तो बड़ी गर्मी लग रही है। खाना भी काफी देर पहले खाया था ना, तो अभी कुछ पीने का मन हो रहा है। मेरे लिए शरबत बना दो ना। गुलाब का बनाओ? हाँ, फिलहाल तो गुलाब का ही दे दो भाभी, ताकि आप वो जो दूध गाढ़ा करके शरबत बनाती हो ना, वो पीने का बड़ा मन कर रहा है। अरे लेकिन उसे बनाने में बहुत टाइम जाता है दीदी, और फिर उसे ठंडा भी करना पड़ता है। मैं आपके लिए शाम को बनाकर फ्रिज में रख दूंगी। शीतल ठंडा ठंडा शरबत बनाकर बबली को देती है और बबली तुरंत ही शरबत लेकर फिर से एसी वाले कमरे में पहुंच जाती है। ये भगवान, बाहर तो 5 मिनट में मेरे पसीने छूट गए, अब नहीं निकलने वाली कमरे से बाहर। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है यार, यहाँ पर तो लेटना दुश्वार हो रखा है। आज तो मैं भी कमरे में नहीं सो पाऊंगा पापा, पूरा 1 महीना हो गया इधर सोते सोते। बुआ तो हमें कमरे में सोने ही नहीं देती, यहीं पर एसी लगवा दो अब आप। अरे यार थोड़े दिन और रुकेगी तुम्हारी बुआ यहाँ, फिर चली जाएगी। बेचारी की हालत तो देखो। हाँ बेटा, बुआ जी की परेशानी है, इसलिए तो वो हर टाइम एसी वाले कमरे में रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, सबको गर्मी लग रही है तो हम ऊपर चलते हैं। आज हम सब ऊपर ही सो जाएंगे। सब सोने के लिए छत पर चले जाते हैं और वहां टेबल फैन लगा लेते हैं, लेकिन छत पर सोएंगे तो मच्छर तो काटेंगे ही। मच्छर उन्हें काट काट कर उनका हाल बेहाल कर देते हैं। यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही तो मच्छरों ने काट काट कर दिमाग खराब कर दिया। मैं नहीं सो सकती यहाँ, मैं नीचे जा रही हूँ। चलो भैया, हम हॉल में ही कूलर लगा लेंगे। दोनों भाई बहन नीचे आकर आंगन में ही कूलर लगा लेते हैं और गर्मी से बचने के लिए सब वहीं सो जाते हैं। कुछ दिन बाद, बस 5 दिन बचे हमारी छुट्टियों के, और इतनी वाहियात छुट्टियां हमने जिंदगी में कभी नहीं मनाई। इस बार मामा के घर नहीं जा पाए और गर्मी में इतने परेशान हुए सो अलग। अरे गर्मी को हटाओ भैया, शायद आज बारिश आने वाली है। देखो तो मौसम कितना अच्छा हो रखा है। अरे हाँ, आज तो मौसम बड़ा मस्त लग रहा है, बारिश तो आएगी ही। मैं चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। शीतल वहां चाय पकौड़े बनाने जाती है और यहाँ बारिश आ जाती है, और बारिश की आवाज सुनते ही बबली बाहर आती है। अरे वाह, बारिश आ गई, मुझे बारिश का ही इंतजार था। आज तो मैं बारिश में नहाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तू बाहर मत आ, बारिश में नहाएगी तो खामखा बीमार हो जाएगी, जा अंदर जाकर बैठ। अरे कुछ नहीं होता मम्मी, मैं तो जा रही हूँ। अरे लेकिन दीदी, बबली जल्दी से भागकर छत पर जाती है और पूरे 1 घंटे तक बारिश में नहा कर आती है। सच में बारिश में नहाने का मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि अब जाकर गर्मी से राहत मिली है, वरना गर्मी के चक्कर में पूरा दिन एसी में बैठना पड़ता था। अरे दीदी, लेकिन आप बारिश में नहाई क्यों? आपको पता है ना, आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको डबल नुकसान होगा। थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए था आपको। किस बात का ख्याल रखूं? कुछ हो तो ख्याल करूं ना। अरे कोई बात नहीं भाभी, कभी कभी चलता है।
और वैसे भी मेरा मन कर रहा था जब भी बारिश आएगी मैं बारिश में जरूर नहाऊंगी। वैसे चाय पकौड़े की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आपने बनाए क्या? हाँ, तेरी भाभी ने आलू प्याज और पनीर के पकोड़े बनाए, तू भी बैठकर खा ले बेटा। हाँ हाँ, आओ बच्चों तुम भी खा लो। भाभी इनको जरा दूध दे देना, ये चाय नहीं पीते। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। बबली और उसके दोनों बच्चों की तो पिछले महीने से फुल ऐश चल रही थी, लेकिन अब कुछ दिन तक लगातार बारिश हो गई तो ठंड वैसे ही बढ़ गई और एसी में बैठने की जरूरत नहीं रही। अब क्या करूं यहाँ पर रुककर, गर्मियां तो निकल गई और इन दोनों के स्कूल भी खुल जाएंगे, घर ही चलती हूँ। बबली अपना बैग पैक करके अपने बच्चों को लेकर बाहर हॉल में पहुंचती है। अरे तू ये बैग बांधकर इन दोनों को लेकर कहाँ जा रही है? बस वापस अपने ससुराल जा रही हूँ मम्मी, इतने दिन हो गए यहाँ पर रुके हुए। फिर इनका एडमिशन भी कराया था तो स्कूल भेजूंगी ना। अरे दीदी, लेकिन आपने तो कहा था तीसरे महीने के बाद टेस्ट कराने पड़ेंगे। आपने तो अभी तक टेस्ट भी नहीं कराया। टेस्ट करा के 2-3 दिन बाद चली जाना। लगता है भाभी मुझे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? भाभी लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद वो प्रेगनेंसी टेस्ट में गलत रिजल्ट आ गया था। क्या? बबली की ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेकर वो वहां से निकल जाती है। बहुत बोल रही थी मम्मी, बुआ की सेवा करो, बुआ को हमारी जरूरत है। देख लिया आप? हाँ, नहीं तो क्या, हमारी पूरी गर्मियों की छुट्टियां बर्बाद कर दी। हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। अब क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दादी भी एकदम चुपचाप होकर बैठी है। अब दोनों की दोनों बेचारी बोले तो क्या, उनके तो होश बबली ही उड़ा गई। उसकी सेवा के चक्कर में इतनी गर्मी में कोई 1 मिनट भी एसी के कमरे में नहीं बैठ पाया, और जिस चक्कर में उसकी इतनी सेवा हो रही थी वो तो झूठ निकला। बनारस शहर में वीना अपनी मां मंजू, पिता रंजन और भाई करण के साथ रहा करती थी। वीना करण से बड़ी थी और अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी। जी आपको नहीं लगता? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। ओहो, बात तो सुनो, हर समय मजाक करते रहते हो। अच्छा बताओ क्या बात है? मैं कह रही थी अपनी वीना अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढना चाहिए। हाँ बिल्कुल ढूंढना चाहिए। तो तुम्हारी नजर में है कोई? क्या यार दीदी की शादी की बात चल रही है? हाँ ऐसा ही कुछ है। अरे वाह, यानी अब वो पूरा कमरा मेरे अकेले का हो जाएगा। ये अलग अपनी दुनिया में रहता है भाई। करण तो जा यहाँ से, हमें बात करने दे। जी मैं कह रही थी कि मेरी दोस्त की जानने वालों में ना एक लड़का है, कहो तो उससे बात चलाए? हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छा लड़का हो तो गली गली भटकने की क्या जरूरत है। तो फिर ठीक है, मैं उसे कॉल करके मीटिंग फिक्स करती हूँ। मंजू ने अपनी सहेली से बात करी तो उसने बताया कि वो लोग भी लड़की ढूंढ रहे हैं। मंजू ने अपनी फ्रेंड से नंबर लेकर डायरेक्ट उन्हें कॉल करी तो लड़की की माँ राधा ने कहा कि वो कल लड़की देखने आएंगे। अरे कल वो लोग आने वाले हैं। तो इसमें चिल्ला क्यों रही हो, जैसे भूत देख लिया हो? मैं खुशी से चिल्ला रही हूँ, हमारी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। चिल मम्मी, पहले मुझे लड़का पसंद तो आने दो। अगले दिन सुबह सुबह ही वीना के घर में हलचल मच गई। मंजू और करण सफाई और सजावट में लगे थे। वीना को अपने कपड़े और मेकअप का ध्यान रखना था। सब कुछ तैयार था। दोपहर होते ही राधा, विजय, गौरव और पिंकी उनके घर पहुंचे। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप सबका आना। अरे इसमें अच्छा लगने की क्या बात है, रिश्ता तो हमारी वीना जैसी हीरोइन से जोड़ा जा रहा है। तो आपको हमारी बेटी पसंद है? अरे भाई पसंद, हमने तो शादी की तारीख भी पक्की कर ली है भाई। चाय, नाश्ता और हंसी मजाक के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की उम्मीदों और परंपराओं पर चर्चा की। तो वीना बेटी, खाना बनाना आता है ना? जी आंटी जी, किचन में तो सब कुछ आता है, चाहे रोटियां जलानी हो या पनीर टिक्का उबालना हो। वाह दीदी, हमारे भाई के लिए तो परफेक्ट मैच है। कुछ देर बाद राधा ने सुझाव दिया कि गौरव और वीना को एक दूसरे से बात करने का मौका देना चाहिए। अच्छा, वीना और गौरव को थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि ये दोनों भी एक दूसरे को जान सके। हाँ हाँ बिल्कुल। गौरव और वीना को बालकनी में भेज दिया गया। वहाँ दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। तो आपको शादी के बाद क्या क्या उम्मीदें हैं? पहली बात, मुझे सुबह जल्दी उठने की उम्मीद मत करना। ठीक है, फिर मैं चाय बना कर ले आया करूँगा। चाय? ये तो जैकपॉट लग गया मेरा। दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहा और वे एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे। मुझे लगता है हम अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। अंततः दोनों परिवारों ने रिश्ता पक्का कर दिया। इसी बात पर मुंह मीठा करिए। पहले आप। नहीं, पहले आप समधी जी। अरे नहीं, पहले आप। अरे आप हमारे मेहमान हैं। खा लो पापा, वरना पहले आपके चक्कर में ट्रेन निकल जाएगी। समझने लगे। उन लोगों के जाने के बाद वीना इस खुशी को सबसे पहले अपनी दोस्त सीमा के साथ साझा करना चाहती थी। उसने तुरंत सीमा को फोन किया। सीमा, मेरी शादी तय हो गई। क्या? कब? कौन है वो? जल्दी से बताओ। अरे सब्र कर, सब बताती हूँ। फिर वीना ने सारी डिटेल्स उसे बताई तो वो बोली, अच्छा सुन, मेरी ना एक सलाह है। हाँ बोलना। शादी पूरी तरह ट्रेडिशनल तरीके से करना। वो लाल जोड़ा, ढेर सारे गहने और विदाई पर आंसू, सब कुछ। हाँ अरे सही कह रही है, मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी जैसे पहले होता था। आजकल की दुल्हनें तो कुछ करती नहीं है। ये तुमने अच्छा पॉइंट पकड़ा है, थैंक यू। वीना ने सीमा की बात को मन में बिठा लिया और अपनी शादी को यादगार बनाने की तैयारी करने लगी। उसके घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। हर तरफ हलचल थी। मंजू सारा काम संभाल रही थी। करण बार बार ठिठोली कर रहा था और रंजन बस मंजू के हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी मंजू ने वीना को बुलाया। अरे सुन, तेरे लहंगे का डिजाइन फाइनल कर लेते हैं। बता कौन सा रंग लेना है? इसमें चुन्नी की क्या बात है मम्मी, सिर्फ लाल रंग का ले लो। मैं आजकल की लड़कियों की तरह उट पटांग रंग नहीं पहनने वाली, पुराने जमाने की तरह लाल ही पहनूंगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरी तरह सोचती है। हाँ जी बिल्कुल, तुम्हारी बेटी और क्या करेगी। पापा को तो पूछता ही कौन है इस घर में। पापा, अब आपकी सुनने का टाइम किसके पास है। वीना की लाल जोड़ी की पसंद मंजू को तो खुश कर गई, लेकिन वीना यही नहीं रुकी। उसने शादी को पूरी तरह ट्रेडिशनल तरीके से करने का ऐलान कर दिया। मम्मी सुन लो, शादी में सब कुछ पुराने जमाने के तरीकों से होगा। विदाई में मैं जोर जोर से रोऊंगी, ढेर सारी ज्वेलरी पहनूंगी और बिछिया भी। अरे इतना सब क्यों? आजकल की लड़कियां इतना नहीं करती। अरे भाई, ये तो पूरी महारानी बनने की तैयारी में है। दीदी, अगर तुम रोने में ज्यादा टाइम लगाओगी तो कहीं वो लोग तुम्हें छोड़कर चले ना जाए। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मुझे मेरी विदाई पर खुलकर रोने देना। लोगों को पता तो चले हम कितने ट्रेडिशनल लोग हैं। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत है, थक जाओगी तुम। नहीं ना मम्मी, सब वैसे ही होगा जैसे पहले होता था। मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। बेटा सोच लो, ये सब करना आसान नहीं है। पापा, मैं तय कर चुकी हूँ, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। ठीक है महारानी, जैसा तुम चाहो बस। और शादी का दिन आ पहुंचा। घर में शहनाई बज रही थी। हर कोई ट्रेडिशनल कपड़ों में सजा हुआ था और आखिर बारात भी आ गई। अरे वाह, हमारी बहू तो बिल्कुल रानी लग रही है। भैया, अब तो तुम्हारा भी जलवा कम हो गया। बहन, मेरा जलवा कभी कम नहीं होगा। तेरी भाभी अपने घर की डॉन होगी और मैं अपने घर का हीरो हूँ। अरे तुम लोग क्या किसी कंपटीशन में आए हो, जैसी बातें कर रहे हो? चुप हो जा, लोग क्या कहेंगे। बहू भी लोगों से कम नहीं है, अब भगवान बचाए तो समय। चलिए, जयमाला का समय हो गया है। शादी पूरे रीति रिवाजों से हुई। हर रस्म का पालन हुआ। अब विदाई का समय आ गया। मम्मी, मुझे मत भेजो, मैं यहीं रहूंगी। अरे इतना क्यों रो रही है? हर लड़की जाती है। लेकिन मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, मुझे रोक लो, मुझे मत भेजो। अरे हर लड़की को जाना पड़ता है बेटा। उसके बाद वीना करण के गले लग गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। हाय करण, मेरे भाई। मैं तो यही हूँ दीदी, आप रो मत। करण, मम्मी पापा का ध्यान रखना। दीदी तुम विदा हो जाओ बस, मैं तुम्हारे कमरे का भी ध्यान रखूंगा। चुप कर। फिर रंजन उसे गले लगाकर बोले, बेटा हमें गर्व है कि तुम हमारी बेटी हो। पापा आप अकेले कैसे रहेंगे? अरे वो रह लेंगे, तू अब बस कर। सुबह से दोपहर हो जाएगी रोते रोते। दुल्हन की माँ तो बड़ी सैवेज है। आखिरकार विदाई हुई और वीना का ससुराल में स्वागत हुआ। वो काफी थकी हुई थी, लेकिन रस्में अभी बाकी थी। बहू, पहले चावल के लोटे पर पैर मारकर अंदर आओ। वीना ने ऐसा किया, लेकिन पैर सही नहीं पड़ा। अरे ये सही नहीं हुआ बेटा, दोबारा आओ। वीना ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर से सही नहीं हुआ। तीसरी बार जाकर सही हुआ। भाभी ये क्या है? आपसे इतना छोटा काम नहीं हो रहा?
थकान हो गई है ना तभी। उसके बाद सिंदूर की थाली में पैर रखकर वो अंदर आई और फिर हल्दी में हाथ डुबोकर दीवार पर निशान लगाने थे। पर वीना ने पहली बार सुना था तो वो हैरान रह गई। ये क्या अजीब रस्म है? अरे यही तो परंपरा है बेटा। वीना ने हल्दी से दीवार पर हाथ लगाया और रस्म पूरी की। बहुत मुश्किल दिन था है ना? बहुत ही ज्यादा। वीना अपने कमरे में जाने की सोच रही थी कि अचानक उसके सामने बुआ सास, मौसी सास, ताया ससुर, फूफा ससुर और मौसा ससुर आकर खड़े हो गए। उसने मन ही मन सोचा कि अब कौन सी रस्म बाकी रह गई है। बहू, सबसे पहले तो सबके पैर छुओ, ये हमारे घर की परंपरा है। जी बुआ जी। वीना ने सिर झुकाया और बुआ सास के पैर छूने लगी। जैसे ही वो सीधी खड़ी हुई, बुआ सास ने उसे रोक दिया। अरे अरे, ये क्या किया? हमारे यहाँ नई बहू ऐसे पैर नहीं छूती। तुम्हें पैर छूने के बाद 5 बार दबाना होगा। क्या? हाँ बेटा, बुआ सही कह रही है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं अब सही से करती हूँ। वीना ने भारी मन से बुआ सास के पैर 5 बार दबाए। फिर उसने मौसी सास, ताया ससुर, फूफा ससुर और मौसा ससुर के पैर भी इसी तरह दबाए। पर उसकी ननद पिंकी खड़ी खड़ी मजाक कर रही थी। अरे भाभी, आपके लिए मुंह लेकर आऊं क्या? कमर दर्द हो रहा होगा ना। सब हंसने लगे और सबकी ठहाकों के बीच वीना की हालत खराब हो रही थी। उसकी कमर दुखने लगी थी, लेकिन किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी। हे भगवान, ये सब कितनी रस्म है, ये कभी खत्म होगी कि नहीं? थकी हारी वीना किसी तरह कमरे में पहुंची और गहनों का बोझ उतारने लगी। गौरव, अब ये सब उतारने दो, मुझसे अब नहीं हो रहा, बहुत थक गई हूँ मैं। अरे अभी तो अंगूठी ढूंढने का खेल बाकी है, वो भी 3 बार करना होगा। 3 बार? ये सब कौन करता है? ट्रेडिशन है भाई, तुमने तो सब ट्रेडिशनल तरीके से करने की जिद की थी ना। वीना गुस्से से गौरव की तरफ देखने लगी, लेकिन तभी राधा आ गई। अरे अंगूठी ढूंढने का टाइम हो गया है, चलो दोनों नीचे आ जाओ। अब क्या क्या करना बाकी है? वीना बेमन से हॉल में पहुंची। जैसे ही वो बैठी, बुआ सास की नजरें उसके पैरों पर पड़ी। अरे बहू, तुम्हारे पैरों में सिर्फ 2 उंगलियों में बिछुए क्यों है? 5 होने चाहिए। वो बुआ जी, मुझे 2 ही पहनाए गए थे। भाभी, इसे 3 और बिछुए पहनाओ, हमारे यहाँ 5 पहनने की परंपरा है। राधा 3 और बिछुए लेकर आई और वीना के पैरों में पहना दिए। वीना को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हो। पायल साड़ी या लहंगे के अंदर रहनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, और नथनी तो उतारना ही मत, वो रात तक पहनी होगी। नथनी भी? मैं इतनी बड़ी नथनी पहनकर कब तक रहूंगी? जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती। और घूंघट सही से डालो, कल मुंह दिखाई भी है। हे भगवान, मुझे उठा ले। वीना ने घूंघट सही से डाला और अंगूठी ढूंढने के खेल में शामिल हो गई। घूंघट में कुछ भी देखे बिना उसने जैसे तैसे 3 बार खेल पूरा किया। वाह भाभी, आपने तो बिना देखे ही जीत लिया। क्या मुझे मेरे कमरे में जाने की इजाजत है अब? हाँ चलो, थोड़ी देर आराम कर लो। वीना जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने गहने उतारने की कोशिश शुरू की। गौरव, अब मैं ये सब नहीं पहन सकती, बहुत हो गया। अरे तुम्हें तो पूरे ट्रेडिशनल तरीके से शादी करनी थी, अब क्यों परेशान हो रही हो? मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना मुश्किल होगा। अब जब चुना है तो निभाना तो पड़ेगा ना। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता कि जब चाह किया, जब चाह छोड़ दिया। अरे ये क्या बात हुई, मैं थक गई हूँ ना। वीना और गौरव के बीच बहस पड़ने लगी। वीना को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी को रस्मों के बोझ तले खुद ही डाल दिया है। उसने गुस्से में अपनी साड़ी का पल्ला निकोड़ किया और बिस्तर पर बैठ गई। वो गौरव से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। गौरव, मैंने सोचा था शादी के बाद सब अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो जैसे किसी जेल में आ गई हूँ। ये घूंघट, ये भारी साड़ियाँ और हर वक्त परंपराओं का बोझ, मैं ये सब और नहीं छोड़ सकती। वीना, थोड़ा धैर्य रखो, ये सब सिर्फ कुछ दिन का है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल? जब तक मैं मर न जाऊं, जब तक इन परंपराओं का अंत होगा उससे पहले मैं निपट जाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें हंसी आ रही है? हंसोगे ही ना, क्योंकि मेरी परेशानी तो समझ नहीं सकते। मुझे कैसे भी बस ये सब उतार कर हल्का सा सलवार सूट पहनना है। वीना का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन फिर वो सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू, उठ जा बेटा, चलो पहली रसोई की रस्म करनी है।
और हाँ, घूंघट करना भूलना मत। हे भगवान, ये घूंघट तो जैसे मेरी पहचान बन गया है। जी माँ जी, आई। वीना भारी मन से उठी और जैसे तैसे बाहर निकली। अब पहली रसोई की रस्म शुरू होने वाली थी। अरे भाभी, पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? मैं सोच रही थी हलवा बना दूं, जल्दी भी बन जाएगा और सबको पसंद भी आएगा। अरे नहीं भाभी, हलवा क्यों, खीर बनाओ, मुझे खीर बहुत पसंद है। नहीं नहीं बहू, पूरी और आलू बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कहती हूँ कुछ मसालेदार बनाओ, खीर पूरी से कोई खुश नहीं होगा। खीर तो बननी चाहिए, मिठाई बनना चाहिए पहली रसोई में। सभी लोग अपने अपने सुझाव दे रहे थे और वीना के सिर में दर्द बढ़ता जा रहा था। आखिरकार घर के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि खीर ही बनेगी। ठीक है बहू, खीर बनाओ और ध्यान रहे कोई गलती ना हो, सबको अच्छी लगनी चाहिए। यह पहली रसोई है और सबकी नजर तुम पर है। जी माँ जी। वीना ने धीरे धीरे खीर बनानी शुरू की, लेकिन रसोई में भी उसे चैन नहीं मिला। हर थोड़ी देर में कोई न कोई आकर उससे सवाल कर रहा था। बहू, खीर में क्या क्या डाला है? माँ जी, चावल, दूध, चीनी और सूखे मेवे। और इलायची डाली कि नहीं? जी डाली है। और केसर? केसर के बिना तो खीर फीकी लगती है भाई। जी वो भी डाला है। वीना इन सवालों से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसका सिर दर्द और बढ़ गया। जैसे तैसे उसने खीर बनाई और सभी को परोस दी। अरे बहू, ऐसे नहीं, सबसे 3 बार पूछो फिर खिलाओ, एक बार पूछकर छोड़ देना ठीक नहीं है। जी ताया जी, पूछती हूँ। वीना ने सबकी प्लेट में खीर डाली और कई बार सबसे पूछा। जब सब खीर खाने लगे तो पिंकी उसके पास आकर मजाक करने लगी। भाभी, खीर तो ठीक बनी है, लेकिन आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? पिंकी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और ये सब ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे भाभी, ये तो शादी का मजा है, एंजॉय करो ना। पर वीना का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो पिंकी को कुछ कहने वाली थी कि राधा आ गई। बहू, अब सबको नमस्ते करके अपने कमरे में चली जाओ और हाँ, कल सुबह जल्दी उठना भूलना मत। वीना ने जैसे तैसे सबको नमस्ते किया और अपने कमरे में चली गई। गौरव, मैं अब और नहीं झेल सकती, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है। वीना, सबके लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, कुछ दिन सह लो फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह उसने काली साड़ी पहन ली, लेकिन जैसे ही राधा ने उसे देखा, उनका चेहरा उतर गया। बहू, ये क्या, काली साड़ी? नई दुल्हन सफेद या काला रंग नहीं पहनती, यह अपशगुन होता है। लाल या हरे रंग की भारी साड़ी पहन कर आओ और हाँ, पल्ला सिर तक रखना। हाँ। पर माँ जी, मुझे ये भारी साड़ियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, मैं बस हल्का पहनना चाहती हूँ। अरे बहू, थोड़ा सह लो, बाद में जो चाहे पहन लेना, लेकिन अभी तो परंपराओं का मान रखना पड़ेगा, अभी घर में सब मेहमान है ना। वीना ने मन मारकर भारी लाल साड़ी और गहनों का बोझ फिर से संभाल लिया। उसने गहरी सांस ली और वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गई। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई और सबने उसे शगुन के पैसे दिए, लेकिन रस्म पूरी होने के बाद जब वो घूंघट हटाने लगी तो बुआ सास ने कहा, अरे बहू, घूंघट मत हटाओ, बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट रखना जरूरी है, अकेले में हटा लेना। हे भगवान, ये घूंघट। वीना अब अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन तभी राधा ने उसका चेहरा देखा और उसकी उदासी को भांप लिया। क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों हो? वीना ने अपनी सास को पूरी बात बता दी तो वो बोली, देखो बहू, ये सब कुछ दिन का है, थोड़ी सहनशीलता रखो, बाद में तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, ये रस्में घर की इज्जत के लिए होती है। वीना ने धीरे धीरे राधा की बात समझ ली। फिर उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये सब मेरे बस का नहीं है। बेटा, ये सब कुछ दिन का है, सबकी इज्जत रखो, फिर तुम जैसे चाहो वैसे रहो। आप भी ना मेरी सास की तरफ बोल रही हो। शाम तक सभी मेहमान जाने लगे। जाते जाते सबने वीना की खूब तारीफ की। राधा भाभी, तुम तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। आजकल ऐसी बहू देखने को नहीं मिलती, हर परंपरा निभाती है बेटा। सच कहा आप लोगों ने, वीना तो बहुत प्यारी बच्ची है। अब वीना को एहसास हुआ कि उसकी थोड़ी सी सहनशीलता ने सबको खुश कर दिया। अब सब पूरा हो गया, अब से तुम जैसे चाहो वैसे रहो, जो मन चाहे पहन लो। सुषमा जी? हाँ बहू, अब तुम खुश रहो, ये घर तुम्हारा है, तुमने हमारी इज्जत रख ली, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वीना ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा सहन कर लेना बड़ा असर करता है। चुस्त जेठानी
सुस्त देवरानी। अनिका, अनिका। अरे अरे मम्मी, क्यों आवाज लगा रही हो? सोने दो ना उसे, अभी अभी तो घर में आई है। और आप उसको ऐसा आवाज लगाकर उठा देंगी तो वो क्या सोचेगी? अरे बहू, इसमें आहिस्ता बोलने वाली क्या बात है? अब शादी करके लाए उसको तो उसका भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं इस घर में? 10 दिन हो गए अनिका को ससुराल आए हुए, अभी तक मैंने उसको उसके कमरे के सिवा कहीं नहीं देखा। अपने घर में उसको सोने को नहीं मिलता था, जो यहाँ आकर हर वक्त बस सोती रहती है। मम्मी जी ऐसे नहीं बोलते, आपकी बड़ी बहू है ना, आपको जो चाहिए मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। उसको क्यों तंग करती हो? बच्ची है अभी। ठीक है, आज उसके मायके वाले आ रहे हैं, उनसे मिलना है, वो काम भी तुम ही कर लोगी क्या? ओह अच्छा, अनिका के मायके वाले आ रहे हैं, चलो अच्छा है। वैसे कल रात को भी ना उनको अनिका बड़ा मिस कर रही थी, आज अपने मायके वालों से मिल लेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे सुकून उसके दिल को नहीं तुम्हारे दिल को मिल रहा है। मम्मी जी असली खुशी तो वही है ना, जो दूसरे की खुशी में खुशी मिले। अपनी खुशी में तो सब खुश होते ही है, मैं तो दूसरों की खुशी में खुश होती हूँ। कितनी अच्छी है बड़ी बहू, अपनी देवरानी का कितना ख्याल रखती है। एक मेरी जेठानी थी जो मुझसे सारा काम करवाती थी और मेरी सास के काम भी करती थी। जानवी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इंसान के रूप में देवी हो। खैर, सास के दिल में तो जगह बना ली थी जानवी ने। छोटी बहू के कमरे में आते ही कुछ ही देर में जानवी किचन में जाकर लग गई। तभी उसका पति मुकेश किचन में आया। जानवी, 1 घंटे पहले मैंने तुमको चाय बनाने को बोला था, अब तक तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। ऐसा भी क्या काम कर रही हो जो मेरी 1 कप चाय के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है? अरे वो आज अनिका के मायके वाले आ रहे हैं ना, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। वाह, सबकी सेवा करो, बस एक पति की सेवा करने का समय नहीं है तुम्हारे पास। ऐसा भी नहीं है जी कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करती, आप तो 1 मिनट में बदल जाते हो। निकल गया माइंड से, अब इंसान ही हो ना। मुकेश वहां से चला गया और जानवी मजे से तरह तरह के खाने बनाने लग गई। कुछ ही देर में अनिका के घर वाले आ गए। शिल्पा ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। बहन जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? नहीं नहीं जी, आराम से आ गए। अनिका की माँ ने चारों तरफ देखते हुए कहा, हमारी अनिका नजर नहीं आ रही, कहाँ है अनिका? ठीक तो है ना? आंटी जी आप बैठ जाइए, मैं बस अभी अनिका को बुलाकर लाती हूँ। बिजली की सी फुर्ती के साथ जानवी अनिका के कमरे में गई, जो अभी तक सो रही थी। जानवी ने उसको प्यार से उठाते हुए कहा, अनिका, अनिका उठो, बाहर तुम्हारे मम्मी और पापा आए हैं। ये सुनकर अनिका ने खुशी से आंखें खोली। भाभी, अचानक मम्मी पापा आ गए? उन्होंने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? कहा तो है सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसे अचानक क्यों आ गए? अरे सांस ले लो जरा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। उन लोगों ने पहले ही तुम्हारी नंबर पे कॉल की थी, तुम्हारा फोन साइलेंट था और तुम सो रही थी, इसलिए उन्होंने मम्मी जी को कॉल करके बताया था। देखो अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तैयार होकर नीचे आ जाओ। अनिका ने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया, हुलिया ठीक किया। जानवी ने जल्दी से उसके बालों में ब्रश किया और उसके साथ नीचे आ गई। अनिका अपने माँ और पापा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मम्मी पापा कैसे हो आप? कितने दिनों में आपको देखा है, सच बोलो तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, हमको तो लग रहा है जैसा तुम्हारा ससुराल में बहुत मन लग गया है। हम आधे घंटे से यहाँ बैठे और तुम अब आ रही हो। मम्मा वो मैं। तभी जानवी बीच में बोल पड़ती है, अरे आंटी जी, वो अनिका ना आपके लिए खाना बना रही थी। आपको तो पता ही है, अगर खाने को बीच में छोड़ दो तो खाना जल जाता है या फिर बेकार हो जाता है। अनिका ने चौंक कर जानवी का मुंह देखा, जो बहुत सुकून से मुस्कुरा रही थी। देख लिया तुमने, तुम हमेशा कहती थी हमारी बेटी जल्दी से कोई काम करने के लिए चलती नहीं है। अरे वो मायका था इसलिए नहीं चलती थी, अब हो गई ना ससुराल में सही। देखो किचन में कितना ध्यान दे रही है कि मायके वाले से भी आधे घंटे बाद मिल रही है। अब तो हो गई तसल्ली, फालतू में बेटी को लेके चिंता में रहती थी। आप सही कह रहे हैं जी, हमारी अनिका तो बहुत समझदार हो गई है। मैंने तो खाना नहीं बनाया, फिर भाभी ने मम्मा और पापा के सामने झूठ क्यों बोला? अनिका सोच में गुम थी। जानवी ने अनिका से सबकी प्लेट में खाना लगवाया और सबने साथ में मिलकर खाना खाया। ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। आते रहिएगा। सरोज और रतन खुश होकर बेटी के घर से गए। उनके जाने के बाद शिल्पा ने अनिका से कहा, छोटी बहू, बड़ी बहू ने सारा खाना बना लिया था और तुम्हारे घर वाले के सामने इज्जत भी रख ली थी। अब जो किचन में बर्तन मुंह छिड़ा रहे ना, जाके उनको साफ कर लो। जी मम्मी जी, मैं भी बस वही सोच रही थी। अरे कैसी बात कर रही हो मम्मी जी, बर्तन मैं साफ कर लूंगी। अभी अभी तो आई है, अभी से उसको चूल्हा चौका पकड़ा दूं क्या? अभी कुछ ही दिन है उसके एंजॉय करने के, फिर सारी जिंदगी काम ही तो करेगी। अनिका तुम एक काम करो, देवर जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाओ।
ऐसे तुम दोनों के साथ में बिताने के लिए समय भी मिल जाएगा और तुम दोनों का मन भी अच्छा हो जाएगा। बहू, पूरा दिन से काम में लगी हुई हो तुम, और अभी भी अनिका और सूरज को लॉन्ग ड्राइव पे भेजने की बात कर रही हो। ऐसे कब तक चलेगा? मम्मी जी, जाने दो ना, बच्ची है अभी उसको घर की जिम्मेदारियों को समझने के लिए वक्त की जरूरत है। तभी वहां सूरज आता है। क्या हुआ? क्या बातें चल रही है? तुम्हारी पत्नी नई नई इस घर में आई है और तुम उसको कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते? घुमाने की बात तो छोड़ो, आज लखनऊ से बुआ आ रही है। अभी मुझे उनका कॉल आया था, वो बस आधे घंटे में पहुंचने वाली है। अगले हफ्ते उनके बेटे की शादी है ना, तो वो सारी शॉपिंग यहीं से करेंगे। जब उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी तब भी उन्होंने यहीं से शॉपिंग की थी, जिसकी उनकी पड़ोसन ने जी भर के तारीफ की थी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? अब जल्दी जल्दी इंतजाम करो इनके रहने और खाने का, और दोनों बहू कान खोलकर सुन लो, दीदी को कुछ भी बोलने का मौका मत देना। दोनों बहुओं ने हाँ में सर हिलाया और कुछ ही देर में बुआ जी आ गई। अरे कोई है क्या घर में? मेरा तो दम ही निकल गया गर्मी में सफर करके। अरे कोई पानी तो लाओ। बुआ जी, अब बैठी, मैं पानी लेकर आती हूँ। तभी जानवी पानी लेके आती है। क्या पहले ही पानी लेके तैयार खड़ी थी मेरे इंतजार में? जी बुआ जी, बस यूं ही समझ लो। अनिका, तुम बुआ जी के लिए खाना लगाओ, उनको भूख लग रही होगी। अरे क्यों तंग करता है उसको? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। अरे भाभी, अनिका को भी कुछ करने का मौका दिया करो, सारा काम आप खुद ही कर लेती हो। अरे बच्ची है वो, मेरी बच्ची है। अब मैं अपनी बच्ची से अपने सामने काम कैसे करा सकती हूँ? अनिका को देखकर मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरी देवरानी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी छोटी बहन है। और जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो अपनी छोटी बहन से बिल्कुल काम नहीं कराती। अब जब अपनी छोटी बहन को बैठकर खिला सकती हूँ तो अनिका को क्यों नहीं? मुझे तो डर है आप अनिका को कामचोरी ना बना दो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा पगले, देखना तो। खाना वाना तो होता रहेगा। अब मुझे तुम दोनों बहू में से ये बताओ, मेरे साथ शॉपिंग करने कौन चलेगी? वो क्या है ना, अब दिन तो कम ही बचे हैं और मैं एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए आज से ही शॉपिंग करना चाहती हूँ। बुआ जी, मैं आपके साथ चलूंगी। शादी की शॉपिंग करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तो अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, पर मैं भी चाहती हूँ दुल्हन का नया नया सारा सामान खुद से खरीदूं। मेकअप का सामान, हैंडबैग, सैंडल्स, लहंगा, ये सब देखकर ना मेरा बड़ा मन लगता है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलना। जाओ, तैयार हो जाओ। अनिका खुश होते हुए अपने रूम में गई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। कितनी अच्छी ससुराल है मेरी, मुझे बच्चों की तरह रखते हैं। मेरी सारी जिद पूरी होती है यहाँ। और देखो, आज मैंने शॉपिंग के जाने के लिए बोला और बुआ जी और मम्मी जी ने कुछ भी नहीं कहा। कितने ऐसे ससुराल होते हैं जो नई बहू को पूछती भी नहीं है। मुझे तो ससुराल के नाम पे स्वर्ग मिल गया है। वहीं नीचे बुआ जी खाना खाने के बाद मार्केट जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। चलिए बुआ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, चलो, अनिका को भी आने दो, वो भी साथ चलने के लिए बोल रही थी। शादी की शॉपिंग में जितने लोग शामिल हो उतनी अच्छी शॉपिंग होती है। बुआ जी, मेरे घर में जब मेरे भाई की शादी हुई ना, तो सारी शॉपिंग मैंने ही की थी। सूरज की शादी की भी सारी शॉपिंग मैंने की है, इसलिए आपको मेरी शॉपिंग पे शक करने की कोई वजह नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि बस अनिका का मन है साथ में जाने का, तो उसका इंतजार कर लेते हैं। वो मैं बोल रही थी, अनिका को क्यों परेशान करना, उसको यहीं रहने देते हैं। वैसे भी उसको ज्यादा इन चीजों का आइडिया नहीं है और हमको वापस आने में देर हो जाएगी। वो नाजुक सी तो है, जल्दी थक जाती है। इतनी तेज धूप है, अच्छे अच्छे को चक्कर आ जाए। अनिका को धूप लग गई तो वो बीमार हो जाएगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर शादी के टाइम अनिका बीमार होगी तो। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो, चलो हम दोनों चलते हैं। अनिका तैयार होकर जैसे ही नीचे आई तो जानवी और बुआ वहां नहीं थी। मम्मी जी, बुआ जी कहाँ है? और सूरज जी? बहू, वो और जानवी बहू तो मार्केट के लिए निकल गई और सूरज उनको छोड़ने गया है। पर मम्मी जी, मैंने तो बुआ जी से कहा था मुझे भी उनके साथ शॉपिंग पे जाना है, फिर वो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? अरे तुमको पता है ना, तुम्हारी जेठानी जानवी कितनी फिक्र करती है तुम्हारी। तुमको धूप ना लग जाए इसलिए खुद इतनी तेज धूप में चली गई। तुम शुक्र अदा करो भगवान का, जानवी जैसी जेठानी मिल गई तुमको, जो तुम्हारा पांव भी धरती पे लगने नहीं देती। ठीक ही तो कह रही है मम्मी जी, जेठानी जी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। पर आज न जाने क्यों मुझे पहली बार उनकी फिक्र करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं कितना एंजॉय करती शॉपिंग में। शाम हो गई, जानवी और बुआ जी ढेर सारा सामान लेकर घर आई। अरे अनिका, कहाँ हो तुम? लोग घर में आते ही अपने बच्चों को आवाज लगाते हैं, माँ की देवरानी को। हाँ, अपना बड़ा जेलस फील करते हैं। अगर हम दोनों में इतना प्यार है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तुम दोनों के प्यार से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मेरा भी थोड़ा बहुत काम कर दिया करो।
सुबह ऑफिस जाता हूँ, खुद से प्रेस करके कपड़े पहनकर जाता हूँ, वापस आता हूँ, खुद से कॉफी बनाकर पीता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है तुमको मेरे सिवा सबकी फिक्र है। मुझे तो लगता था भाभी सबका काम दिल से करती है, पर जेठी की बातें सुनकर मुझे नहीं लग रहा जेठानी जी सबका काम करती है। जब वो अपने पति की जिम्मेदारी नहीं उठा रही तो मेरी इतनी केयर क्यों करती है? वो सोच रही थी, तभी जानवी ने कहा, अनिका अच्छा हुआ आज तुम नहीं आई। आज बाजार में इतनी गर्मी थी, बाप रे, मेरी और बुआ जी की तो हालत ही खराब हो गई, है ना बुआ जी? हाँ जानवी बहू ठीक कह रही है। हो ना हो, जानवी भाभी अनिका का बड़ा ख्याल रखती हैं। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। अरे बस करो आप सब, वो बच्ची है मेरी, उसकी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? अब धीरे धीरे में घर में सबको यकीन हो गया था कि जानवी अनिका का बहुत ख्याल रखती है। शिल्पा भाभी, दोनों बहुओं को लेके आप थोड़ा जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो दिन के दिन आओ आप लोग भी। अरे हाँ हाँ दीदी बिल्कुल। अगले दिन बुआ चली गई, पूरा परिवार साथ में बैठा चाय पी रहा था। तभी शिल्पा ने कहा, दीदी बोलकर गई है कई दिनों पहले आना है, अब उसके लिए सबके लिए कई कई ड्रेस भी लेनी होगी। हाँ मम्मी जी अब ठीक कह रही हैं। भाभी क्यों ना हम आज ही शॉपिंग कर लें। आज मैं ऑफिस से आने के बाद आपको और अनिका को लेके चलूंगा, तुम दोनों अपनी अपनी पसंद की ड्रेस या जो भी लेना है सब ले लेना। ठीक है देवर जी। सूरज और मुकेश ऑफिस चले जाते हैं और शाम को सूरज के आने के बाद जानवी सूरज की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। भाभी अनिका नहीं आई, आज तो धूप भी नहीं है, वो साथ में आ जाती तो उसकी पसंद की ड्रेस ले लेते, कभी बाद में उसको पसंद ना आए। लेडीज का बस ऐसे ही होता है ना। अनिका के लिए मैंने कल ही एक बहुत ही यूनिक ड्रेस पसंद की थी, अब मैं उसके लिए वो लेके ही आऊंगी और तुम देखना अनिका कितनी खुश होती है। जानवी ने न सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की बल्कि पूरे घर की शॉपिंग उसने खुद ही की। सूरज का बड़ा मन था वो भी अपनी पत्नी के साथ उसकी पसंद का सामान खरीदे, पर वो जानवी भाभी के सामने क्या ही बोलता। उसकी अच्छाई के एहसान तले जो दबा हुआ था। कुछ ही देर में दोनों घर आ गए। बहू कराई शॉपिंग? हाँ मम्मी जी, और अनिका के लिए इतनी यूनिक ड्रेस लाई हूँ, वो तो खुश हो जाएगी। उसकी ड्रेस रहने देती, नए जमाने की बहू है, अपनी पसंद की चीज ही आजकल सबको पसंद आती है ना बेटा। मम्मी जी मैं क्या अनिका का बुरा सोचती हूँ, बस मैं नहीं चाहती थी कि एसी की ठंडी ठंडी हवा छोड़कर वो बाजार के घंटे भर के ट्रैफिक में फंसे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तभी अनिका वहां आती है। भाभी आ गई आप? हाँ देखो तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ लाई हूँ। थैंक यू भाभी, अब मेरा कितना ख्याल रखती हो। अनिका ने अपना सामान लिया और अपने कमरे में आ गई। ये भाभी तो मुझे किसी भी चीज को हाथ ही नहीं लगाने देती, घर का काम हो या बाहर का मुझे पीछे ही रखती है। मम्मी जी, जेठ जी, सूरज जी, बुआ जी सबको यही लगने लगा है, बड़ी बहू का वजूद है घर में, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ। कोई भी बात हो मुंह से निकलने से पहले भाभी उसको पूरा कर देती है। मुझे इसका कोई तो उपाय ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो मैं कमरे में पड़ी हुई कमरे वाली बहू बनकर रह जाऊंगी बस। अनिका ने फोन उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड हेमा को कॉल लगा दी। कैसी है अनिका, जब से तेरी शादी हुई है भूली गई है? माना कि ससुराल में बहुत काम होता है, पर कुछ टाइम तो दोस्तों के लिए भी निकाल सकती है। अरे वही प्रॉब्लम है ना हेमा, मेरे ससुराल में कोई काम ही नहीं है, पूरा दिन अकेले कमरे में पड़ी हुई बोर हो जाती हूँ और सोचती हूँ कुछ करूँ पर कर ही नहीं पाती। क्या बात है, खुलकर बता। अनिका ने जेठानी जी की सारी बातें हेमा को बता दी। अब तू ही बता, इस घर में मेरे पाँव कैसे जमेंगे? अरे क्यों इतना दिमाग लगा रही है, जैसा चल रहा है चलने दे। क्या मतलब? देख तेरी जेठानी को काम करने का बड़ा भूत चढ़ा है, तो एक काम कर, उस भूत का फायदा उठा। हेमा ने अनिका को कुछ देर समझाया। ओ थैंक यू यार हेमा, मैं तो फिक्र से दुबली हो रही थी, अब से मैं वही करूंगी जैसा तुमने बोला है। अनिका अपने कमरे से निकलकर नीचे आई। मम्मी जी, सूरज जी, आज हम सब एक साथ मूवी देखने चलते हैं। अरे तुम जाओ सूरज के साथ, मैं क्या करूंगी। मम्मी जी, फैमिली के साथ जाने का मजा ही अलग है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? जेठ जी कहा उनको भी साथ लेके जाना है। क्या सब जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आज कितने दिनों बाद पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने जाएंगे। अरे भाभी, आप तो हमेशा की तरह खाना बना ही लोगे, अगर हमें लौटने में देरी हो जाए तो। अनिका ठीक कह रही है, वैसे भी जानवी को घर का काम करने में ज्यादा मजा आता है। आप सब तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। सब एक साथ मूवी देखने चले गए और जानवी ने सबके लिए खाना बनाया। फिर तो ये रोज का हो गया था। अनिका आए दिन घूमने निकल जाती और वहीं से जानवी को कॉल कर देती, खाना बनाकर रखना, मुझे लौटने में देर हो जाएगी। अब जानवी बस दिन रात खाना बनाए जा रही थी।
और वो अब किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी।